रेलवे स्टेशन पर गरीब माँ ने की 5 बेटियों की विदाई। पाखी, पायल, श्रद्धा, बेला और पूजा अपनी माँ और बाबा के साथ एक रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका बाप मुकेश स्टेशन पर ही चने बेचता था। अरे कावेरी, मेरे चने दे दो। लीजिए, आज तो आपको जाने में बहुत देर हो गई। सही कहा, आज कम से कम 3 ट्रेन आकर चली गई होंगी। चलो कोई बात नहीं। मुकेश ने अपने चने उठाए और वो उन्हें बेचने के लिए जाने लगा कि तभी दरवाजे पर उसका पांव अटक गया और वो लगभग गिरने ही वाला था। संभालिए बाबा, ध्यान से। आप ठीक तो हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। नहीं, आज मुझे आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। आज आप काम पर मत जाइए। अरे नहीं नहीं, बस रात को सही से नींद नहीं आई तो सिर दर्द कर रहा है, और कुछ नहीं। फिर भी अरे अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुकेश ऐसे बोलता हुआ अपनी बेटी बेला के सर पर हाथ फेरता हुआ चला गया। तुम्हारे बाबा हमारा पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सही कहा माँ। लेकिन चलो अब ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। एक तरफ 5 लड़कियां स्कूल जाने की तैयारी कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश स्टेशन पर कभी ट्रेन के अंदर तो कभी बाहर मेहनत से चने बेच रहा था। हमारे माँ बाप हमारी खुशियों के लिए, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी सारी खुशियों और ख्वाहिशों का दम घोट देते हैं। जहां मुकेश की बेटियों के पांव में चमचमाते हुए स्कूल के जूते थे, वहीं दूसरी तरफ बेचारा मुकेश अपनी घिसी हुई चप्पलों से ही काम चला रहा था। चलो भी, अब क्या स्कूल नहीं चलना है? हाँ दीदी चलो। 5 बहनें स्कूल के लिए निकल गईं और कावेरी भी अपने रोज के घर के कामों में लग गई। इसी तरह से शाम हो गई। 5 बेटियां भी स्कूल से आकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रही थी, तो 3 छोटी बेटियां आपस में खेल रही थी। माँ, बाबा अभी तक नहीं आए। अब तो रात हो चली है। मुझे पता है आज इन्हें जाने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए आज वो थोड़ा देर से ही आएंगे। लेकिन जरा आसमान की तरफ देखिए, मौसम कितना खराब हो रहा है। बाबा को अब आ जाना चाहिए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, रात भी हो चुकी थी। ऐसे में जब मुकेश स्टेशन से घर लौट रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई और वो भीगता हुआ घर आया। अरे नहीं, आप तो पूरे भीग गए। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, कहीं आपको बुखार ना आ जाए। मुकेश ने जोरों से चीख मारी। जैसे ही कावेरी ने उसे छूकर देखा तो मुकेश को बहुत तेज बुखार था। ये क्या, आपका तो पूरा शरीर जल रहा है, आप जल्दी कपड़े बदलिए। मुकेश कपड़े बदलकर लेट गया और 5 बेटियां और बीवी उसकी सेवा में लग गए, लेकिन मुकेश का बुखार हल्का ही नहीं हो रहा था। ऊपर से भयानक मौसम भी उन्हें घर से नहीं निकलने दे रहा था। हे भगवान, तूफान आ रहा है, ऐसे में तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा हुआ होगा। ये बारिश हल्की हो तो मैं आपके लिए दवा लेकर आऊं। सभी मुकेश को देखकर काफी परेशान थे। मुकेश का बुखार तेज हो रहा था और इसी तरह दिन का सूरज निकलने से पहले मुकेश दुनिया को अलविदा कह गया। बेचारा बाप अपनी बेटियों को दुल्हन के रूप में भी नहीं देख पाया। जिस चिराग की वजह से पूरे घर में उजाला होता था, आज वो बुझ चुका था और अब सभी तरफ बस अंधेरा था। अब मुकेश की मौत हुए 3 महीने बीत चुके थे। घर में कमाने वाले के ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। ये क्या, अब तो देखने को भी अनाज नहीं बचा है। अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह तो बात नहीं बनेगी। कावेरी ऐसे बोल के घर के बाहर जाने लगी कि तभी उसे उसकी बड़ी बेटी पाखी ने रोक लिया। माँ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, अब घर में छिपे रहने से कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ही बाहर निकलकर कुछ करना होगा। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। माँ, आप क्या करोगी? मैं भी आपकी मदद करूंगी। और मैं भी माँ। ठीक है मेरी बच्चियों, अब हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसे घर में छिपे रहने का नाम जिंदगी नहीं है। हमेशा कुछ करते रहना ही जिंदगी है। कावेरी पाखी और पायल को लेकर रेलवे स्टेशन पर चली गई। बेला घर में ही अपनी बहनों का ख्याल रख रही थी। माँ, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन हम करेंगे क्या? शुरुआत तो यहाँ पड़े कूड़े कचरे को बीनने से करते हैं और उससे मिले हुए पैसों से हम तुम्हारे बाबा का ही काम फिर से शुरू करेंगे। और उन माँ बेटियों ने ऐसा ही किया। सबसे पहले वो तीनों पूरे स्टेशन पर पड़ी पिन्नियों, प्लास्टिक की बोतलों और सूखे कूड़े कचरे को बीनने लगी और उन्हें बेचकर उससे पैसे मिले तो उन्होंने थोड़ा सा आटा और चने खरीद लिए। कावेरी ने अपनी बच्चियों को नमक के साथ रोटी दी और चनों को लेकर स्टेशन पर निकल गई। वो तीनों माँ बेटियां कभी ट्रेन के अंदर चनों को बेचती थीं तो कभी ट्रेन के बाहर। माँ, ये ट्रेन तो बहुत ही बड़ी होती है। होती तो है माँ, इसमें सफर करना कैसा लगता होगा? इसमें सफर करना बहुत अच्छा लगता है।
मुझे तो मेरे माँ बाप ने फिर भी बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन एक मैं हूँ, एक बेबस माँ, जिससे अपनी बच्चियों को ट्रेन की सैर कराना भी बस में नहीं। कोई बात नहीं माँ, अब दिल छोटा मत करो, हमें बस आप चाहिए और कुछ नहीं। दोनों बेटियों ने अपनी माँ को गले लगाया। इसी तरह मेहनत करते हुए पूरे 10 साल बीत गए। पांचों बेटियां भी सुंदर और जवान हो चुकी थी। वो पांचों ही अब अपनी माँ की काम में मदद करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। मेरी बच्चियों, मुझे स्टेशन पर दुकान वाले लाला साहब ने बताया था कि आज तुम्हें कोई लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो आज हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। तुम लोग भी अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। पांचों बेटियां तैयार हो गई। हल्के से श्रृंगार में वो पांचों ही किसी परियों से कम नहीं लग रही थी। इसी तरह से 1 घंटा बीत गया और लड़के वाले उन्हें देखने आ गए। वाह कावेरी बहन, तुम्हारी बेटियां पैसे से भले अमीर ना हो, लेकिन रंग रूप की बड़ी अमीर हैं। देखो तो जरा, मुझे तो तुम्हारी 5 ही बेटियां अपने बेटों के लिए पसंद आ गई हैं। जानती हो, मेरे बेटों के लिए मैं ऐसी ही लड़कियां चाहती थी, जो खूबसूरत हो, संस्कारी हो, लेकिन मुझे कोई ऐसी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मेरे बड़े भाई लाला जी ने मुझे आपके बारे में बताया। ओह अच्छा, तो वो आपके बड़े भाई हैं? जी हाँ। देखो बहन, मैं तुम्हारे घर को देखकर तुम्हारे हालातों से वाकिफ हो गई हूँ। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो तुम अपनी खुशी से अपनी बेटियों को देना चाहो वो दे देना। तो क्या मैं बात पक्की समझूं? अपनी बेटियों की होने वाली सास का इतना अच्छा चरित्र देख कावेरी की आंखें भर आईं। एक गरीब माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल कुछ और नहीं हो सकता था। कावेरी ने खुशी से हाँ कर दी और 2 हफ्तों बाद उसकी बेटियों की शादी भी हो गई। देखो बहन, 1 न 2 पूरी 5 बहुएं हैं और हमारा घर भी बहुत दूर है, तो हम तो अपनी बहुओं को ट्रेन से ही विदा करके लेकर जाएंगे। इस तरह 5 बेटियों का ट्रेन में बैठने का सपना भी अपनी शादी के दिन पूरा हो गया। कावेरी ने खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटियों को विदा किया। मेरी बच्चियों, हमेशा खुश रहना। उसकी बेटियों के ससुराल वाले बहुत अमीर थे और सभी उनसे बहुत प्यार भी करते थे। उसकी 5 बेटियां भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप ऊपर वाले का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है। इस तोहफे की कदर करो और कभी इन्हें टूटने बिखरने मत दो, क्योंकि अगर ये बिखर गए तो तुम्हें संभालने वाला फिर कोई नहीं है। आप सब आ जाइए, मैंने नाश्ता बना दिया है। बहू तो इस हालत में भी घर का काम कर रही है। ज्योति बहू कहाँ है? माँ जी, वो बाहर बैठी हुई हैं। ज्योति बहू, तू यहाँ बैठी है और बेचारी लता बहू गर्भवती की हालत में भी काम कर रही है। तू जानती है ना, वो बाहर भी काम करती है और घर में भी। तू भी थोड़ा काम कर लिया कर। माँ जी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि ये घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये घर मेरे पति की कमाई से चलता है। एक तो मेरा पति कमाए, आपका घर चलाए, ऊपर से मैं इस घर का काम करूं। रविंद्र मेरा बेटा है, उसका फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना। माँ जी, अब उसे फर्ज कहें या एहसान, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं घर का काम नहीं करूंगी। ज्योति रंगरूप में बहुत सुंदर थी और उसका पति भूपेंद्र ही घर का सारा खर्चा चलाता था, जिसकी वजह से ज्योति हमेशा घर वालों पर अपना रौब जमाती रहती थी। चंपा का छोटा बेटा रविंद्र एक हादसे में अपाहिज हो गया था, जिसके चलते वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। इसीलिए ज्योति हमेशा रविंद्र और उसकी पत्नी लता को ताना देती और घर का सारा काम लता से ही करवाती। लता घर के काम के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने का काम करती है। लता गर्भवती थी, लेकिन अपने घर को चलाने के लिए उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता है। लाइए भाई साहब, मैं आपका सामान उठा देती हूँ। कितने हुए? 20 रुपए। ये लीजिए। लता ऐसे ही दिन भर ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर का सामान उठाती और 4 पैसे कमा कर घर लाती। आ गई महारानी, समय से घर नहीं आया जाता क्या? घड़ी देखी है कितना समय हो रहा है? खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप? मेरा बबलू कब से भूखा है। जा, अब जल्दी से खाना बना। भाभी, मैं अभी आई हूँ और बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ फिर मैं खाना बनाती हूँ। तू क्या कहीं की महारानी है जो तुझे आराम करना है? मेरा बेटा भूखा रो रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? और तू पत्थर तो तोड़ती नहीं जो थक गई है। थोड़ा बहुत सामान उठाने से कोई भी थकता नहीं है, समझी? भाभी, आप जानती है ना मैं गर्भवती हूँ। ऐसी हालत में भी मैं दिन रात काम करती हूँ, जिसकी वजह से मैं थक जाती हूँ। आप पूरा दिन घर में रहती हैं, कम से कम आप सब्जी काट के रख दिया करें, जिससे मैं सब्जी जल्दी बना सकूं। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे जबान लड़ाए?
भूल मत, ये घर मेरे पति के पैसों से चलता है, समझी? तेरे पति की तरह मेरा पति निठल्ला नहीं है। भाभी, वो निठल्ले नहीं है। आप खुद जानती हैं कि एक हादसे में वो अपाहिज हो गए हैं, इसीलिए वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। मुझसे जुबान मत लड़ा, वरना घर में एक पैसा भी नहीं दूंगी, फिर पूरा परिवार भूखा सोना। परिवार का सोचकर लता चुप हो जाती है और जाकर सबके लिए थकी हुई हालत में भी खाना बनाती है। ज्योति लता के काले रंग की वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अपने गोरे रंग पर उसे हमेशा से ही घमंड था। हमेशा अपने पति के पैसों का रौब जमाती, जिस वजह से घर में कोई भी ज्योति को पसंद नहीं करता था। लेकिन लता दिल की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से सारा परिवार लता को बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसे देखकर ज्योति बहुत जलती थी। ज्योति बहू, ये सामान क्यों बांध रही है? कहीं जा रही है क्या? हाँ माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ 2 हफ्ते के लिए। लेकिन तूने तो हमें बताया नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए। इतना कहकर ज्योति अपना सामान उठाकर रेलवे स्टेशन चली जाती है, जहाँ उसे लता दूसरों का सामान उठाती हुई दिखती है, जिसे देखकर ज्योति लता को परेशान करने की सोचती है। सुन, मेरा सामान उठाकर मेरी सीट पर रख दे। भाभी आप? मैं यहाँ तेरी कोई भाभी नहीं हूँ, समझी? चुपचाप से सामान उठाकर अंदर रख। लता कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप से सामान उठाती है। सामान काफी भारी होता है, जिस वजह से लता ढंग से सामान नहीं उठा पाती और सारा सामान नीचे गिरा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरा सामान नीचे गिराया? माफ कर दीजिए, मैं दोबारा उठा देती हूँ। अगर अब की बार मेरा सामान नीचे गिरा ना तो देख लियो। लता सामान उठाने की हालत में नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सामान उठाकर सीट पर रख देती है, जिसके बाद ज्योति लता के मुंह पर पैसे फेंक कर मारती है। ये ले तेरे पैसे, इन्हें उठा और यहाँ से जा। भाभी, ये लक्ष्मी माता है, आप इन्हें ऐसे फेंक कर उनकी बेइज्जती मत कीजिए। अब तू मुझे सिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है? 2 पैसे कमाती है और उसमें इतना रौब? भूल मत, मेरे पति के पैसे से ये पूरा घर चलता है, और जो तू और तेरा लंगड़ा पति रोटी खाते हैं ना, वो भी मेरे पति की कमाई के हैं, समझी? लता का अब सब्र का पारा टूट चुका था। अब उससे अपनी और अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। बस भाभी, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने, और अपने पति की बेइज्जती। अब मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, समझी आप? अच्छा, अब तो तेरे मुंह में जुबान आ गई है ना? अब तो देख, तेरा पति भूखों मरेगा। कोई बात नहीं भाभी, आपकी उस बेइज्जती की रोटी से लाख गुना अच्छा है कि हम इज्जत से भूखे मरे। ज्योति को लता के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में ज्योति को नीचे गिरा देती है, जिससे लता के पेट पर लग जाती है और उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। माँ, मेरा बच्चा। लता की चिल्लाने की आवाज सुनकर ट्रेन में मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब लता के गिरने की बात उसके परिवार वालों को पता चलती है तो सारा परिवार भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है? उसे या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है? देखिए, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। वो सीधे पेट के बल गिरी है। अगला कुछ समय उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। डॉक्टर, आप कुछ भी करिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर डॉक्टर लता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और बहुत समय बाद बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? बताइए डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। लता जी और उनका बच्चा दोनों ही ठीक है। ऐसा बहुत कम केसेस में ही देखा जाता है कि ऐसी कंडीशन में भी माँ और उसका बच्चा बच जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप मेरा नहीं, भगवान का करिए। और आप सभी को मुबारक हो, आपको बहुत प्यारी बेटी हुई है। सारा परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन ज्योति बहुत डरी हुई होती है। उसको डर होता है अगर लता ने किसी को बता दिया कि मेरी वजह से लता गिरी है तो सारा परिवार मुझे घर से निकाल देगा। बहू, तू ठीक है? तू गिरी कैसे? माँ जी, वो मैं सामान उठा रही थी, सामान भारी था जिससे मैं गिर गई। बहू, तुझे मना किया था ना, लेकिन छोड़, अब सब सही है। अब तू आराम कर, हम सब जाते हैं। सारा परिवार बाहर जाता है, लेकिन ज्योति बाहर नहीं जाती। उसे लता के मुंह से ये बातें सुनकर अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। लता,
मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से ही तुम अपना बच्चा खो देती। मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया, लेकिन उसके बाद भी तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। भाभी, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ पता चले, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लता इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्योति को माफ कर देती है, जिसके बाद ज्योति सुधर जाती है। अब वो कभी भी घमंड नहीं करती और सबके साथ मिलजुल कर रहती है।